सुबह की पहली किरणों के साथ ही मनीषा अपनी छोटी सी अलमारी के सामने खड़ी कपड़ों का चुनाव कर रही थी। उसके मन में उथल पुथल मची थी। 2 साल पहले मिले जख्म आज भी ताज़ा थे। वो समय जब उसकी दुनिया एक पल में ही बदल गई थी और उसके बाद से हर दिन उसके लिए एक नई परीक्षा बनकर आता था। आज भी जब वो इंटरव्यू के लिए तैयार हो रही थी तो उसके दिल में अजीब सी घबराहट थी। उसे पता था कि घर में उसकी स्थिति अब सिर्फ एक बोझ जैसी रह गई है। उसकी भाभी के सख्त शब्द अब भी उसके कानों में गूंज रहे थे। अगर इस घर में रहना है तो पैसे लाने होंगे। तुम्हारा भाई जितना कमाता है उसमें सिर्फ चूल्हा चल सकता है। तुम्हारा बोझ उठाना अब हमारे बस की बात नहीं। इन शब्दों ने मनीषा के दिल में जैसे एक खंजर सा घोंप दिया था। वो जानती थी कि उसका भाई भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि वो भी अपनी मजबूरियों में जकड़ा हुआ था। इसीलिए मनीषा ने नौकरी की तलाश करने का फैसला किया था और आज वो उसी सिलसिले में इंटरव्यू के लिए जा रही थी। मनीषा ने अपने गुलाबी दुपट्टे को कंधों पर फैलाया और मास्क को चेहरे पर सही किया। आईने में एक आखिरी नज़र डालने के बाद वो कमरे से बाहर निकली। बरामदे में उसका भाई चारपाई पर बैठकर नाश्ता कर रहा था। वो दुकान पर जाने के लिए पूरी तरह तैयार लग रहा था। मनीषा धीरे से चलकर उसके करीब गई। भैया, मैं इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ। भगवान से प्रार्थना करना कि मैं कामयाब हो जाऊं, उसने झिझकते हुए कहा। उसका भाई बस एक नज़र उठाकर उसे देख सका था। कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि तभी भाभी किसी जिन्न भूत की तरह अचानक किचन से बाहर आ गई और मनीषा एक गहरी सांस लेकर रह गई थी। उसे पता था कि अब भाभी की जबान अंगारे ही उगलने वाली है, इसीलिए गहरा सांस लेकर उसने भाभी के तानों को सहने के लिए अपने अंदर हिम्मत पैदा की थी। और उम्मीद के ठीक अनुसार भाभी की जबान से अंगारे निकले थे। बड़ी कड़वी जबान में हाथ नचाकर बोली थी, 2 साल पहले भी तुम इंटरव्यू के लिए ही गई थी और जो गुल खिलाकर आई थी वो हमें आज तक याद है। भाभी के शब्द मनीषा के लिए किसी तमाचे से कम नहीं थे। भाभी के शब्दों ने उसे 2 साल पीछे धकेल दिया था और दिल में दर्द की एक टीस सी उठी थी। वो अपने अतीत को भुला देना चाहती थी, क्योंकि उसके अतीत ने उसे दुखों के अलावा कुछ भी नहीं दिया था। और कभी कभी वो अपनी इस कोशिश में कामयाब भी हो जाती थी, लेकिन भाभी उसकी कोशिशों पर पानी फेर देती और किसी न किसी बहाने उसे 2 साल पीछे धकेल ही देती थी। अब भी जब भाभी ने ताना दिया तो वो चाह कर भी कुछ न बोल सकी। उसकी आंखों में आंसू छलकने लगे। उसने चुपचाप भाई की ओर देखा, जैसे उससे सांत्वना की उम्मीद कर रही हो, मगर भाई ने नजरें फेर लीं। चलती हूँ भैया, मनीषा ने धीमे से कहा और अपनी आंखों की नमी छुपाती हुई घर से बाहर निकल आई। सड़क पर कदम रखते ही ठंडी हवा के झोंके ने उसके आंसू और तेज कर दिए। वो अपने ही ख्यालों में गुम ऐसे कंपनी की ओर बढ़ रही थी। रास्ते भर वो भाभी के शब्दों को दोहराती रही। 2 साल पहले ये अपमान का वो अध्याय था जो कभी बंद ना हो सका था। मनीषा के दिल में बस एक ही दुआ थी कि उसे नौकरी मिल जाए, ताकि वो अपने घर वालों की उम्मीदों पर खरी उतर सके। कम से कम इस बात पर भाभी के तानों का सामना न करना पड़े। इंटरव्यू का दिन। कंपनी के दफ्तर पहुंचकर उसने खुद को संभाला। दरवाजे के सामने खड़ी होकर कांपती उंगलियों से अपना मास्क ठीक किया था और फिर अंदर चली गई। रिसेप्शन पर बैठी महिला ने एक नज़र ऊपर से लेकर नीचे तक उसे गौर से देखा और मुस्कुराकर कहा, आप इंटरव्यू के लिए आई हैं? प्लीज़ यहाँ इंतजार करें। मनीषा ने थैंक्स कहकर सीट ले ली। उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। दफ्तर की खुली लावी में सन्नाटा पसरा था। मनीषा का दिल बेकाबू हो रहा था। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। हाथों में थामी हुई फाइल हल्के हल्के कांप रही थी। कुछ देर बाद जब उसका नाम पुकारा गया तो उसने सिर उठाकर देखा और फिर तेजी से आगे बढ़ी। सामने एक महिला खड़ी थी, जिन्होंने मुस्कुराते हुए उसे अंदर जाने का इशारा किया। मन में हिम्मत बटोरते हुए मनीषा कमरे में दाखिल हो गई। कमरे में गहरी खामोशी थी। सामने एक बड़ा सा टेबल था, जिसके पीछे एक हैंडसम सा आदमी बैठा था। दरवाजे की तरफ से उसकी पीठ थी और वो दराज में झुका कुछ पेपर्स खंगाल रहा था। वो सिद्धार्थ आर्या थे। उसके नुकीले नए नक्श, गहरी आंखें जिनमें गहराई और समझदारी झलकती थी, हल्की दाढ़ी जो उसके चेहरे को और भी प्रभावशाली बना रही थी, और चौड़े कंधे। वो पूरी तरह एक आत्मविश्वासी और रौबदार व्यक्तित्व का मालिक था। मनीषा ने एक नज़र उठाकर उसे देखने की कोशिश की थी, लेकिन उसे देख न सकी। और फिर मनीषा ने सिर झुकाकर अपनी फाइल आगे बढ़ाई और चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई। उसकी नज़रें अभी भी झुकी हुई थीं, जैसे उसके अंदर कोई तूफान हो। बैठ जाइए मिस मनीषा, मैं अभी आपका इंटरव्यू लेता हूँ। जल्दबाजी में कहते हुए उसने हाथ पीछे करके मनीषा की रखी हुई फाइल उठाई। वो कोई ज़रूरी पेपर ढूंढ रहा था,
इसीलिए बहुत जल्दबाजी में था और इसी जल्दबाजी में उसने जल्दी जल्दी मनीषा की फाइल पर नज़र दौड़ाई। सिद्धार्थ, जो कुछ पलों पहले फाइल गौर से देख रहा था, जैसे जैसे फाइल पर उसकी नज़रें दौड़ रही थीं, उसके चेहरे के हाव भाव बदल रहे थे और फिर फाइल देखते देखते वो अचानक से रुक गया। एक पल के लिए उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। 2 साल पहले का वो लम्हा जब उसकी जिंदगी का रुख अचानक से बदल गया था, उसके दिमाग में कौंध गया। सिद्धार्थ को अपनी फाइल इतनी गौर से देखने पर मनीषा का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। शायद कुछ कमी है मेरी फाइल में या फिर मेरे हुलिये में। उसे शक तो पहले ही था कि आजकल के ज़माने में इस तरह की लड़कियों को कोई भी अपने ऑफिस में नौकरी नहीं देता, क्योंकि वो अब भी अपने खोल में सिमटी रहने वाली लड़की थी। ढीला ढाला सलवार सूट, बड़ा सा दुपट्टा जो उसके कंधों पर फैला होता था, चेहरे पर काला मास्क जिसे पहनना उसकी मजबूरी थी, क्योंकि भगवान ने उसे दिल खोलकर हुस्न दिया था। वो आज से पहले जितनी भी कंपनी में इंटरव्यूज़ के लिए गई थी, उसकी सीवी देखने से पहले ही उसकी खूबसूरती के बल पर उसे नौकरी पर रख लिया जाता था। लेकिन फिर उसके सामने ऐसी बात रखी जाती कि उसका खून गुस्से के मारे खौल कर रह जाता और फिर वो नौकरी को लात मारकर चली जाती। और तब से उसने यही तरीका अपनाया था। वो जहाँ भी नौकरी के लिए जाती, खुद को अच्छे से कवर करके जाती थी। वो हड़बड़ाते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। उसे याद आया कि वो यूं ही नॉक करने के बाद सीधा सामने कुर्सी पर आकर बैठ गई थी। सिद्धार्थ आर्या को गुड मॉर्निंग भी नहीं बोला था। उसकी आवाज़ में अजीब सी कपकपी थी, जैसे अंदर की घबराहट को छुपाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। सिद्धार्थ आर्या ने खुद को संभाला और फाइल पर नजरें टिकाईं। मनीषा का नाम देखते ही उसके चेहरे पर हल्की सी हैरानी उभरी। अगले ही पल वो साइड टेबल पर रखी बोतल उठाकर एक ही सांस में आधी बोतल पी गया। उसके अंदर के हाव भाव उसे बेचैन करने लगे थे। उसने जल्दी से अपनी दराज खोली, मास्क निकाला और उसे पहन लिया, जैसे अपने चेहरे के हाव भाव छुपाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा हो। फिर एक गहरी सांस लेते हुए वो दोबारा से मनीषा की ओर घूमा। गुड मॉर्निंग मिस मनीषा, उसने प्रोफेशनल अंदाज में कहा, मगर उसके लहजे में छिपा अजनबीपन कहीं और ही इशारा कर रहा था। तो मनीषा जी, कैसी हैं आप? मनीषा ने सिर झुकाए हुए जवाब दिया, जी ठीक हूँ सर। सिद्धार्थ आर्या ने एक पल रुककर अगला सवाल किया, आप शादीशुदा हैं या सिंगल? मनीषा का दिल जैसे सहम गया। उसने धीरे से जवाब दिया, मैं सिंगल हूँ। और मनीषा की बात पर सिद्धार्थ आर्या के होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी, जिसे उसने जल्दी ही होंठ भींचकर छुपा लिया था, मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने फाइल के पन्ने पलटे, मगर उसका ध्यान कहीं और था। वो मनीषा की झिझक और खामोशी को महसूस कर रहा था। अच्छा, तो आपने इस कंपनी को क्यों चुना? उसने पूछा, लेकिन उसके स्वर में कहीं एक व्यक्तिगत जिज्ञासा छिपी थी। मनीषा ने धीरे से जवाब दिया, मुझे लगता है कि यहाँ काम करके मैं अपनी काबिलियत को और निखार सकती हूँ और मुझे इस नौकरी की सख्त ज़रूरत है। मैं अपना 100% देने के लिए तैयार हूँ। जबकि सिद्धार्थ मनीषा की आंखों में कुछ तलाश करने की कोशिश कर रहा था। काले मास्क में उसकी बहुत सी खूबसूरत सी आंखें दिखाई दे रही थीं। हालांकि सिद्धार्थ का दिल तो चाह रहा था कि वो अपना मास्क उतार दे और अपने चेहरे का दीदार उसे करा दे, लेकिन वो चाह कर भी अपनी इच्छा को जाहिर न कर सका। फिर कुछ देर खामोशी छाई रही। आखिरकार उसने कहा, हम आपसे संपर्क करेंगे। आपकी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है, लेकिन अभी हम कोई फ़िलहाल जवाब नहीं दे सकते क्योंकि कई और उम्मीदवार भी आए हुए हैं। मनीषा ने धीरे से सर हिलाया। थैंक यू सर। वो उठी और दरवाजे की ओर बढ़ गई। उसके दिल में अजीब सा सुकून था, जैसे उसने कोई बड़ी परीक्षा पास कर ली हो, मगर साथ ही एक अजीब सी अनजानी बेचैनी भी थी। न जाने ये नौकरी उसे मिलेगी या नहीं, और उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ज़िंदगी में अब क्या मोड़ आने वाला है। जैसे ही मनीषा घर पहुंची, उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी भरी हुई थी। दिल की धड़कनें तेज थीं और दिमाग में कई तरह के विचार भी उमड़ रहे थे। थोड़ी देर आराम करने के इरादे से वो लेट गई, लेकिन बेचैनी अब भी बनी हुई थी। किसी पल दिल को चैन न मिला तो वो रसोई में चली आई, जहाँ बर्तन धोने का इरादा था। उसने जैसे ही बर्तनों पर पानी डालना शुरू किया कि तभी भाभी किचन में आ गई। उन्होंने एक तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, इंटरव्यू कैसा रहा? उम्मीद है कि इस बार कोई नया तमाशा नहीं हुआ होगा। मनीषा ने सिर झुकाए बर्तन धोने का सिलसिला जारी रखा, लेकिन दिल में एक कसक महसूस हुई। भाभी ने आगे बढ़कर कहा, 2 साल पहले भी तुमने बड़ी उम्मीदें लगा रखी थीं, और फिर क्या हुआ? हम सबको शर्मिंदगी झेलनी पड़ी थी। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा था तुमने। मनीषा ने गहरी सांस ली और चुपचाप अपनी ही लगन में बर्तन धोती रही, लेकिन ताने रुकने का नाम नहीं ले रहे थे।
मैंने पहले ही कहा था कि लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी देना ठीक नहीं। पता नहीं इस बार कौन सा बहाना लेकर आओगी। मनीषा ने मन ही मन दुआ की कि उसका सब्र बना रहे। उसने धीरे से कहा, भाभी, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। भगवान अच्छा करेगा? भाभी ने हंसते हुए कहा। भगवान भी उनकी मदद करता है जो खुद अपनी मदद करते हैं। लेकिन तुम तो बस सपनों में ही रहती हो। मनीषा ने अपने आंसू जब्त करने की कोशिश की। उसे पता था कि भाभी के ताने खत्म होने वाले नहीं थे। उसने जल्दी जल्दी बर्तन धोए और किचन से निकलने की कोशिश की, लेकिन भाभी ने उसका रास्ता रोक लिया। सुन लो मनीषा, अगर इस बार भी कुछ उल्टा सीधा हुआ तो हमारी तरफ से तुम्हें बाय बाय टाटा। अपना इंतजाम कहीं और कर लेना, समझी? मनीषा ने सिर झुकाकर हामी भरी और चुपचाप अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करके वो बिस्तर पर बैठ गई और आंसू बहने लगे। लेकिन दिल में एक हौसला भी था कि वो हालात का सामना करेगी। उसे यकीन था कि भगवान उसके लिए बेहतर करेगा। अभी वो घुटनों में सिर दिए रो रही थी कि अचानक उसका मोबाइल बज उठा। उसने नज़र घुमाकर देखा तो स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। उसने कॉल उठाई और कान से लगाई। अगले ही पल उसे जो खबर मिली उसे अपने कानों पर यकीन न हुआ, क्योंकि कॉल ऐसे कंपनी से आई थी और वे लोग उसे नौकरी पर रखने के लिए राजी थे। उसे नौकरी पर रख लिया गया था। वो तुरंत बाहर भागी और खुशी खुशी अपने भाई नैतिक को ये खबर सुनाई कि उसे नौकरी मिल गई है। लेकिन भाभी ने फिर से ताने कसने शुरू कर दिए थे। 2 साल पहले भी तुमने ऐसे ही खुशी मनाई थी कि पापा के इलाज के लिए पैसे मिल चुके हैं, लेकिन जिन हालात में तुम पैसे लेकर आई थी हमें सब पता है। तुम्हारी उस हरकत का हम 2 साल से खामियाजा भुगत रहे हैं। अब तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमारी इज्जत पर कोई आँच मत आने देना। मनीषा की बड़ी बड़ी आंखों में अचानक पानी भर आया। वो कुछ नहीं बोली, बस सिर झुकाकर हाँ में सर हिलाया और वापस अपने कमरे में आ गई। जब भी वो 2 साल पीछे जाती उसे एक ऐसी तकलीफ से गुजरना पड़ता कि एक पल को भी सुकून महसूस नहीं कर पाती थी। रो रो कर उसकी आंखें सूज जाती थीं और कोई उसके आंसू पोंछने वाला भी नहीं होता था। उस रात भी वो पूरी रात रोती रही। सुबह की पहली किरण के साथ ही मनीषा ने जल्दी से शावर लिया, अपने कपड़े बदले, हल्का सा मेकअप किया। उसने हमेशा की तरह एक सिंपल सा कॉटन का सूट पहना था, कंधों पर दुपट्टा फैलाया, चेहरे पर काला मास्क पहना और खुद को पूरी तरह ढक लिया। फिर शीशे में खुद पर एक नज़र डाली और चुपचाप कमरे से बाहर निकल आई। रसोई में जाते ही उसकी नज़र भैया और भाभी पर पड़ी थी। भाई नाश्ते की मेज पर बैठा था और भाभी किचन में व्यस्त थी। मनीषा ने धीमी आवाज़ में कहा, भाई मैं जा रही हूँ, लौटने में देर हो सकती है, आप लोग परेशान मत होना। उसकी आवाज़ में हमेशा की तरह सादगी और मासूमियत झलक रही थी। उसका दिल साफ था और स्वभाव नरम। उसने कभी किसी के लिए बुरा नहीं चाहा था, लेकिन किस्मत की एक गलती ने उसकी ज़िंदगी को ऐसे बंधन में जकड़ दिया था जिससे वो चाह कर भी बाहर नहीं निकल सकती थी। भाभी की आंखों में बही गुस्सा था, जैसे कुछ कहने को तैयार हों, लेकिन नैतिक ने उनकी कलाई थाम ली और इशारे से चुप रहने के लिए कहा। फिर मनीषा की ओर देखकर नरमी से बोला, अपनी सुरक्षा करना, इस बार मैं कोई लापरवाही नहीं चाहता। मनीषा जैसे ही ऑफिस पहुंची, रिसेप्शन पर अपना नाम बताया तो तुरंत उसे 4थी मंजिल पर भेज दिया गया। मनीषा की दिल की धड़कनें इस वक्त तेज हो रही थीं, लेकिन चेहरे पर शांति का नकाब था। लिफ्ट के अंदर खड़ी वो अपने ख्यालों में गुम थी। क्या ये दिन उसके लिए कुछ अच्छा लेकर आएगा? क्या वो अपने अतीत की कड़वाहट को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत कर सकेगी? जैसे ही वो 4थी मंजिल पर पहुंची, सामने एक प्रभावशाली व्यक्तित्व इंसान खड़ा नजर आया। लंबी कदकाठी के साथ वो आत्मविश्वास से भरा हुआ लग रहा था। मनीषा को देखते ही वो शिष्टता से मुस्कुराए और बोले, आप मनीषा शर्मा हैं? मनीषा ने हिचकिचाते हुए सिर हाँ में हिलाया। उनकी नम्रता और सौम्यता ने उसकी झिझक थोड़ी कम कर दी। वे मुस्कुराते हुए बोले, आइए, मैं आपको अंदर लेकर चलता हूँ। मेरा नाम रोहित मेहरा है, मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। सर ने मुझे रात को ही आपके बारे में सब कुछ बता दिया था। चलते हुए रोहित मेहरा ने बात जारी रखी, आपको सर सिद्धार्थ आर्या की पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। आपकी सैलरी 50,000 होगी। यहाँ आपको हर सुविधा दी जाएगी। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई काम समझ ना आए तो बेझिझक मुझसे पूछ सकती हैं। मनीषा ने चुपचाप सर हाँ में हिला दिया। दिल में थोड़ी सी राहत महसूस हुई कि उसे यहाँ पूरी गाइडेंस मिलेगी। रोहित मेहरा ने एक आरामदायक कुर्सी की ओर इशारा करते हुए कहा, फिलहाल आप यहाँ बैठें और सर सिद्धार्थ के आने का इंतजार करें। सिद्धार्थ आर्या नाम सुनते ही मनीषा के मन में एक जोरदार हलचल मच गई थी। उसने चौंक कर रोहित मेहरा की ओर देखा। दिल की धड़कनें बेहिसाब धड़क रही थीं, पर खुद को संभालते हुए सोचा,
ये सिर्फ एक इत्तेफाक होगा? आखिर एक नाम के कई लोग हो सकते हैं। वो चुपचाप कुर्सी पर बैठ गई, लेकिन मन अशांत था। कमरा बड़ा और व्यवस्थित था। कई टेबल्स पर कर्मचारी अपने अपने काम में लगे हुए थे। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। माहौल बहुत ही अनुशासित लग रहा था। सामने रखी मेज पर साफ सुथरी फाइलें और कंप्यूटर रखे थे। मनीषा ने इधर उधर नजर दौड़ाई, लेकिन दिल का चैन अब भी गायब था। अगर ये वही सिद्धार्थ हुआ जिसने कभी मेरी जिंदगी को बर्बादी के कगार पर लाकर खड़ा किया था, तो क्या होगा? ये सोचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन फिर खुद ही अपने विचार पर हंस पड़ी। वो इंसान जिसने 2 साल पहले मुझे जिल्लत भरी जिंदगी देकर छोड़ दिया था, अब मेरी जिंदगी में दोबारा क्यों आएगा? वो तो मेरे जीवन में सिर्फ एक मजाक बनने आया था और फिर न जाने कहाँ गायब हो गया। अचानक पूरे स्टाफ के खड़े होने की हलचल से मनीषा अपनी सोच से बाहर आई थी। उसने चौंक कर देखा, सबकी नजरें एक ही दिशा में थीं। एक शख्स तेज कदमों से अंदर आ रहा था, पैंट की जेबों में हाथ डाले, मास्क और चश्मे के पीछे छिपी हुई पहचान के साथ। उसकी चाल में गजब का आत्मविश्वास था, कपड़े बेहद आकर्षक और शख्सियत बेहद प्रभावशाली। उसका रौब ऐसा था कि कोई भी उसे नजरें नहीं हटा सकता था। जैसे ही मनीषा ने उसे देखा, उसके दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई। ऐसा महसूस हुआ जैसे वो शख्स उसके लिए अनजान नहीं था, जैसे उसने उसे पहले कहीं देखा हो। दिल के किसी कोने में एक जानी पहचानी सी अनुभूति जागी, लेकिन उसने तुरंत अपने सिर को झटक दिया। सिद्धार्थ आर्या, SA कंपनी का मालिक, वो उससे कैसे परिचित हो सकती थी? ये सिर्फ एक संयोग था और कुछ नहीं। उसने खुद को यकीन दिलाया। सिद्धार्थ आर्या ने कमरे में कदम रखा तो स्टाफ के अभिवादन का जवाब बस हल्के से सिर हिलाकर दिया और सीधे अपने केबिन की ओर बढ़ गया। उसके चलने का अंदाज और रवैया इतना प्रभावशाली था कि हर कोई उसे सम्मान से देख रहा था। उसकी मौजूदगी ने पूरे माहौल में एक दबदबा पैदा कर दिया था। कुछ देर बाद रोहित मेहरा मनीषा के पास आए, नरम लहजे में बोले, सर आपको अपने केबिन में बुला रहे हैं, आप उनसे बहुत धैर्य से बात कीजिएगा। वे सख्त मिजाज के इंसान हैं। उम्मीद करता हूँ वे आपको पसंद करेंगे। मनीषा ने हल्की मुस्कान के साथ रोहित मेहरा का शुक्रिया अदा किया और दिल की धड़कनों को काबू में रखने की कोशिश करते हुए सिद्धार्थ आर्या के केबिन की ओर कदम बढ़ा दिए। हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जा रही थी। माथे पर ठंडा पसीना झलक रहा था और चेहरे पर घबराहट साफ थी। उसने खुद को हिम्मत दी और दरवाजे पर हल्की दस्तक दी। पहली ही दस्तक पर अंदर आने की अनुमति मिल गई। मनीषा ने भगवान का नाम लिया और अंदर कदम रखा। वो लगातार मंत्र का जाप कर रही थी। जब से रोहित मेहरा ने बताया था कि सिद्धार्थ का स्वभाव कठोर है, वो थोड़ा सा घबरा गई थी, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सिद्धार्थ आर्या पर पड़ी, वो वहीं जमकर रह गई थी। एक पल के लिए ऐसा महसूस हुआ जैसे उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो, जैसे पूरा आसमान उसके सर पर आकर गिरा हो। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और उसकी आंखों में डर और हैरानी साफ झलक रही थी। वो पल भर में ही 2 साल पुराने अतीत में चली गई, जहां हर याद सिर्फ दर्द से भरी हुई थी। सिद्धार्थ की मौजूदगी ने उसे अतीत के उन लम्हों में धकेल दिया जहां हर सांस भारी थी। वो अपने होश खोने लगी, लेकिन खुद को संभालने की कोशिश की। उसकी धड़कनें बेकाबू थीं, लेकिन वो जानती थी उसे इस पल खुद पर काबू पाना होगा। सिद्धार्थ आर्या ने अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे धीरे से सिर उठाया और मनीषा की ओर देखा। उसकी आंखों में हैरानी के साथ साथ एक गहरी गंभीरता थी। वो समझ गया था ये लड़की उसे पहचान चुकी है, और भला मनीषा उसे भूल भी कैसे सकती थी? वो दर्दनाक अतीत अब तक उसका पीछा नहीं छोड़ पाया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, जबकि सिद्धार्थ तो खुद को पहले ही संभाल चुका था। वो गंभीर लहजे में बोला, दरवाजे पर खड़े होने के लिए नहीं कहा है, यहाँ आकर बैठिए, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। उसका लहजा एकदम ठंडा था और एक पल के लिए मनीषा डर गई। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर उसने खुद को संभाला और धीरे धीरे कुर्सी की ओर बढ़ी। उसके मन में हजारों सवाल उमड़ रहे थे, लेकिन वो चुप रही। सिद्धार्थ आर्या ने फाइल पर नजर डाली और फिर उसकी ओर देखते हुए नरम आवाज में पूछा, क्या आपको यहाँ काम करने में कोई परेशानी है? मनीषा ने नजरें झुकाकर धीमे स्वर में कहा, नहीं सर, कोई परेशानी नहीं। हालांकि उसका दिल चाहता था वो तुरंत ये नौकरी छोड़कर चली जाए, मगर वो जानती थी अगर उसने ये नौकरी छोड़ दी तो उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। उसकी भाभी ने उसे जितनी बदनामी देनी थी, जितने ताने देने थे, उसके बाद वो किसी भी कीमत पर ये नौकरी नहीं छोड़ सकती थी। सिद्धार्थ ने उसकी बात सुनी और हल्का सा सिर हिलाया। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसने अपनी पेशेवर प्रवृत्ति को बनाए रखते हुए कहा,
यहाँ काम के नियम सख्त हैं, मगर आपके लिए कुछ सहूलियत दी जाएगी। उम्मीद है आप जल्दी ही इस काम में निपुण हो जाएंगी। मनीषा ने सिर हिलाया। उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। वो जानती थी ये मुलाकात सिर्फ एक शुरुआत थी, आगे बहुत कुछ होने वाला था। लेकिन इस पल वो बस यही सोच रही थी कि अतीत को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा, चाहे सामने जो भी आ जाए। मनीषा जब कमरे से बाहर निकली तो उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। उसने अपनी कुर्सी पर बैठने की कोशिश की, मगर उसका दिमाग कहीं और भटक रहा था। सामने की दुनिया धुंधली लगने लगी थी और वो 2 साल पुराने अतीत में चली गई, जहाँ की एक दर्दनाक रात उसके सामने किसी बुरी सपने की तरह उभर आई। रात के 10 बज रहे थे। मनीषा अपने कमरे में बैठी एक किताब पढ़ रही थी। उसकी नज़रें हर शब्द पर जमी हुई थीं, मगर दिल पता नहीं क्यों किसी अनजाने डर से भारी हो रहा था। और अचानक ही एक दर्द भरी आवाज़ ने उसका ध्यान खींचा। पापा! उसके होंठ बेचैनी से हिले थे, क्योंकि वो आवाज़ तो उसके पापा की थी। मनीषा के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसने किताब फेंकी और दौड़ती हुई बाहर आई। सामने का दृश्य देखकर उसकी रूह कांप उठी। उसके पापा चारपाई पर बैठे थे, हाथ अपने सीने पर रखे हुए। उनके चेहरे पर तकलीफ के गहरे निशान थे। पापा, क्या हुआ? उसकी आवाज़ कांप रही थी, मगर उसके पापा के होंठों से कोई जवाब न निकला, सिर्फ एक कमज़ोर कराह निकली थी। उनकी हालात तेजी से बिगड़ रही थी। मनीषा ने घबराकर अपने भाई और मोहल्ले वालों को आवाज़ दी। सभी परेशान हो गए। फौरन एक गाड़ी का इंतजाम किया गया और उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे। पूरे रास्ते मनीषा को लग रहा था कि समय उसकी मुट्ठी से फिसल रहा है। अस्पताल पहुंचते पहुंचते बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने जल्दी से उसके पापा का चेकअप किया, मगर उसके चेहरे की गंभीरता ने मनीषा के दिल को चीर कर रख दिया। कुछ मिनट बाद डॉक्टर बाहर आया। उसकी आंखों में गंभीरता थी। आपके पिता को हार्ट अटैक आया है। उनका इलाज संभव है, मगर इसके लिए कम से कम 20 लाख रुपये की ज़रूरत होगी। 20 लाख? ये सुनते ही मनीषा को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके सर पर पत्थर मार दिया हो। इतनी बड़ी रकम? उनके पास तो इतने पैसे नहीं थे। वो जानती थी कि सरकारी अस्पताल में इलाज संभव नहीं होगा, समय कम था और अब फैसला उसे ही लेना था। उसका भाई तो सदमे में था। भाभी की आंखों से भी आंसू बह रहे थे और मनीषा की आंखों में बस बेबसी थी। और उसी पल एक धुंधली सी याद उसके दिमाग में उभरी। सिद्धार्थ आर्या। वो कॉलेज का फंक्शन था। उसी दिन उसने सिद्धार्थ को करीब से देखा था। वो बतौर मुख्य अतिथि वहां आया था। फंक्शन के बाद जब वो अपनी गाड़ी की ओर बढ़ रहा था, अचानक एक गोली चली थी। मनीषा ने न जाने कैसे गोली चलाने वाले को देख लिया और झट से सिद्धार्थ को खींच लिया। उसकी इस बहादुरी ने सिद्धार्थ की जान बचा ली थी। उस वक्त सिद्धार्थ ने उसे अपना नंबर दिया था और कहा था, अगर फ्यूचर में कभी भी किसी मदद की ज़रूरत हो तो मुझसे संपर्क करना। यही ख्याल मनीषा के दिमाग में आया। वो तुरंत घर की ओर दौड़ी। दिल में उम्मीद की एक किरण जगी थी, मगर साथ ही साथ एक अनजाना डर भी था। रात के 11 बज रहे थे। गलियां सुनसान थीं, मगर मनीषा के कदम तेज थे। घर पहुंचकर उसने जल्दी से अपना फ़ोन निकाला और नंबर तलाशने लगी। हाथ कांप रहे थे, मगर वो नंबर मिलाने में कामयाब हो गई। पहली कॉल पर ही सिद्धार्थ ने कॉल रिसीव कर ली थी और उसकी आवाज़ में अपरिचयपन था। कौन? मनीषा की जबान लड़खड़ा गई, मगर उसने अपने लहजे को सामान्य करने की कोशिश की। दिल में एक दर्द था जो शब्दों में ढल रहा था। आपको याद होगा, मैंने आपको कॉलेज में बचाया था जब आप पर गोली चलाई गई थी। सिद्धार्थ का चेहरा कुछ पलों के लिए स्थिर हो गया, फिर उसकी आंखों में पहचान की एक हल्की चमक दौड़ गई। वो शांत स्वर में बोला, हाँ, मैं आपका नाम भूल गया था, लेकिन बताइए आपने फ़ोन क्यों किया? सब ठीक तो है ना? मनीषा की आवाज़ भारी हो गई। आंखों में आंसू आ गए जो उसके होंठों तक पहुंचने लगे। मेरा नाम मनीषा है और मुझे इस वक्त आपसे एक बहुत बड़ी मदद की ज़रूरत है। मेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ है। अस्पताल वालों ने कहा है कि 20 लाख रुपये जमा कराने होंगे और हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं वादा करती हूँ जल्दी ही आपके सारे पैसे चुका दूंगी। बस फ़िलहाल अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरे पापा की जान को ख़तरा है। मेरे पापा की जान बचा लें, मैं आपकी एक एक पाई चुका दूंगी। उसने बहुत ही उम्मीद से सिद्धार्थ आर्या से ये बात कही थी, हालांकि उसका दिल डर रहा था कि कहीं वो मना न कर दे। सिद्धार्थ कुछ पलों तक चुप रहा। उसकी चुप्पी मनीषा के दिल में गहराई से उतर गई थी और फिर अचानक वो बोला, मैं आपके घर अपनी गाड़ी भेज रहा हूँ, आप मेरे घर आ जाइए, वहीं बैठकर बात करेंगे। अगर आप मेरी बात मान लें तो मैं आपकी हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। उसकी बातों में कुछ अजीब था, मगर मनीषा के दिल में बेचैनी का तूफान उमड़ रहा था।
उसने चुपचाप कॉल कट कर दी और मन ही मन बस यही दुआ की कि उसका फैसला गलत साबित ना हो। अस्पताल से निकलते समय उसने कहा था कि वो पैसों का इंतजाम करने जा रही है और जल्दी ही लौट आएगी। और फिर वो धीमे कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। कुछ ही देर बाद एक गाड़ी उनके घर के सामने आकर रुकी थी। गाड़ी की आवाज़ सुनते ही मनीषा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने दरवाज़ा खोला और गाड़ी की ओर बढ़ गई। उसके कदमों में हिम्मत नहीं थी, मगर दिल में उम्मीद की लौ जल रही थी। गाड़ी में बैठते ही वो सिद्धार्थ के घर की ओर रवाना हो गई। गाड़ी की खिड़की से बाहर की दुनिया धुंधली लग रही थी। हर चेहरा, हर लम्हा किसी अधूरे सपने जैसा था। सिद्धार्थ का घर एक भव्य मैंशन था, जहाँ की चमकती रोशनी और ऊंचे फव्वारे उसकी हैसियत को दर्शा रहे थे। इस आदमी के लिए 20 लाख या 20 करोड़ देना भी एक छोटी सी बात होगी। काश ये मेरी मदद कर दे, मेरे पापा की जान बचा ले। मैं इस इंसान के एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। मनीषा के कदम लड़खड़ा रहे थे, मगर वो हिम्मत करके अंदर चली गई। जैसे ही वो हॉल में पहुंची, एक कमरे की रोशनी ने उसका स्वागत किया। उसका दिल बुरी तरह घबरा गया, मगर उसने खुद को मजबूत बनाए रखा। सिद्धार्थ वहीं मौजूद था और उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी शांति थी। आइए बैठिए। सिद्धार्थ का लहजा काफ़ी शांत और नरम था, मगर मनीषा के दिल में अनजाना सा डर समा गया था। वो चुपचाप बैठ गई और धीरे से बोली, धन्यवाद। उसके बैठने के बाद सिद्धार्थ ने बहुत ही नरमी से मनीषा की ओर देखा था। तो बताइए मिस मनीषा, आपको मेरी क्या मदद चाहिए? सर, मैंने आपको फ़ोन पर बताया था ना, मेरे पापा की तबीयत बहुत ख़राब है और मुझे 20 लाख की ज़रूरत है। मैं जल्दी ही। मनीषा अपनी बात पूरी करती उससे पहले ही सिद्धार्थ ने हाथ के इशारे से उसे आगे कुछ बोलने से रोक दिया था। तुम जितने पैसे कहोगी मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे पापा के अस्पताल का पूरा खर्चा उठाऊंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरी एक शर्त माननी होगी। जी बोलिए सर, मैं आपकी सारी बातें मानने के लिए तैयार हूँ। और आगे सिद्धार्थ ने जो कहा था उसे सुनकर वो सन्न रह गई। उसने बात को घुमाया नहीं था, बल्कि सीधे शब्दों में बात की थी कि वो क्या चाहता है। मनीषा ने हैरानी से उसकी ओर देखा। सिद्धार्थ की बातों ने उसके दिल में हलचल मचाई थी। वो जो एक उम्मीद लेकर यहाँ आई थी, ऐसी शर्त की उम्मीद बिल्कुल नहीं कर रही थी। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं सर? उसकी आवाज़ कांप गई। मैं आपसे मदद मांगने आई हूँ और आप? सिद्धार्थ ने उसकी बात काट दी। उसकी आंखों में अजीब सा सुकून था, जैसे वो पहले से ही इस बातचीत के लिए तैयार हो। मैं जानता हूँ कि आप इस समय बहुत परेशान हैं, लेकिन ये सिर्फ एक प्रस्ताव है। आप सोच समझकर फैसला करें। और फिर आप इतना शॉक्ड क्यों हो रही हैं? मैं आपसे किसी नाजायज़ रिश्ते की बात नहीं कर रहा। हालांकि मैं चाहता तो आपसे 20 लाख की कीमत आपको अपने पास कुछ समय तक बिना रिश्ते के रख कर भी वसूल कर सकता था, लेकिन मैं तो आपसे शादी की बात कर रहा हूँ। मजबूरी ये है कि मैं ये शादी परमानेंट नहीं चाहता, इसीलिए आप कह सकती हैं कि मैं आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा हूँ। आप भी मजबूर हैं, मैं भी मजबूर हूँ। हमें ज़्यादा समय तक ये शादी नहीं निभानी होगी। मुझे सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए। 6 महीने बाद मैं आपको तलाक दे दूँगा और आप आज़ाद हो जाएंगी। जिससे चाहे शादी कर सकती हैं। उसकी बात सुनकर मनीषा चुप हो गई। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। दिमाग में सवालों की भरमार थी, लेकिन जो कुछ वो सुन रही थी उसका जवाब देने के लिए उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। उसने अपने हाथों को मुट्ठी में भींच लिया। दिल में एक अजीब सी उथल पुथल थी। वो क्या करे? उसका दिल चीख रहा था, मगर दिमाग कह रहा था ये शायद एकमात्र रास्ता है। कुछ देर सोचने के बाद उसने अपने भाई को फ़ोन मिलाया। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, जैसे हर पल कोई फैसला मांग रहा हो। फ़ोन उठते ही उसने अपनी सारी स्थिति अपने भाई को बता दी। दूसरी तरफ से कुछ पल खामोशी रही। फिर उसके भाई की आवाज़ आई, मनीषा, हमें इस वक्त पैसों की सख्त ज़रूरत है। पापा की जान बचाने के लिए हमें ही फैसला लेना होगा। मैं जानता हूँ ये आसान नहीं, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और फिर सौदा इतना बुरा नहीं है। 6 महीने के बाद वो तुम्हें तलाक दे देगा और तुम आज़ाद हो जाओगी। भाई की रजामंदी ने मनीषा के दिल पर एक गहरा बोझ डाल दिया था, मगर वो इस बोझ को उठाने के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकती थी। फ़ोन बंद करते ही उसने सिद्धार्थ की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मनीषा ने सिर झुका लिया और धीमी आवाज़ में बोली, ठीक है, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। सिद्धार्थ के चेहरे पर एक मुस्कान फैली, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। यह आपका समझदारी भरा फैसला है। मैं आपके विश्वास की कदर करता हूँ। हम कल शादी करेंगे और आपके पापा के इलाज के लिए पैसे भी तुरंत मिल जाएंगे। मनीषा की आंखों में आंसू थे, मगर वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी। उसने चुपचाप सिर हिलाया और कमरे से बाहर निकल गई।
मगर बाहर निकलते ही उसने एक गहरी सांस ली थी, दिल को मजबूत करने की कोशिश की। समय धीरे धीरे बीतता गया। वो रात भाई बहनों के लिए बहुत ही तकलीफदेह थी। इस दौरान उसके भाई ने सिद्धार्थ के बारे में विस्तार से बात की कि वो व्यक्ति कौन है, क्या चाहता है। सब कुछ जानने के बाद उन्होंने मिलकर फैसला किया कि शादी करने में कोई बुराई नहीं है। हमें पैसे चाहिए और सिद्धार्थ आर्या को मैरिज सर्टिफिकेट, और इस वक्त पापा की ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अहम है। अगले दिन बहुत ही सादगी से उनकी शादी हो गई। शादी होते ही सिद्धार्थ ने 20 लाख रुपये उसके भाई के हवाले कर दिए और फिर उसने मनीषा की ओर देखते हुए कहा, चिंता मत करो, जल्दी ही मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। बस ये शादी सिर्फ 6 महीने के लिए है। जिस पर वो शादी के लिए राजी हुई थी, उसके दिल में कोई हलचल नहीं हुई थी, ना उसके हाथ कांपे थे, ना ही उसे किसी चीज़ का एहसास हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो ये बस एक समझौता है जो वक्त पूरा होने के बाद ख़त्म हो जाएगा। मगर उसे पता नहीं था ये समझौता सिर्फ और सिर्फ उसकी जान ले लेगा। समय तेजी से बीतता जा रहा था। गिरीश जी की तबीयत बिल्कुल नहीं संभल रही थी और ठीक 15 दिन बाद वे इस दुनिया से चले गए। 20 लाख रुपये भी बर्बाद हो गए। न पापा बच सके और न ही उसकी खूबसूरत सी जिंदगी। पिता के अंतिम संस्कार के बाद उसने सिद्धार्थ से संपर्क करने की कोशिश की, मगर उसकी तरफ से कोई जवाब न आया। समय और भी तेजी से बीतता चला गया और पूरे 6 महीने बाद वो आर्या मेंशन गई थी ताकि तलाक लेकर इस कहानी को ख़त्म कर सके। मगर वहाँ जाकर पता चला कि वो विदेश चला गया है और अब कब लौटेगा किसी को कुछ नहीं पता। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। उसके लिए आने वाले हर रिश्ते को ठुकरा दिया जाता क्योंकि वो पहले से ही किसी की पत्नी थी। भाभी के ताने, भाई की चुपती निगाहें उसे बहुत कुछ समझा रही थीं, मगर वो बेबस थी। इन सब में उसकी कोई गलती नहीं थी, मगर कोई उसकी बात समझने को तैयार नहीं था। हर कोई उसे ही दोष दे रहा था। उसने अपने पिता के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी, मगर ये बात कोई समझने को तैयार न था। और आज पूरे 2 साल बाद जब उसने अपनी आंखों से सिद्धार्थ को देखा तो वो एकदम पत्थर की बन गई थी। वो इस नौकरी को छोड़ देना चाहती थी क्योंकि वो उस शख्स की परछाई से भी दूर रहना चाहती थी, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शायद भगवान ने उसके लिए कुछ और ही फैसला कर रखा था। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसने अपने अतीत की कड़वी यादों को भुलाने की कोशिश की और उस फाइल पर काम करने लगी जो उसे दी गई थी, मगर उसका दिमाग बार बार भटक रहा था। उसे लगातार महसूस हो रहा था जैसे कोई उस पर नज़र रखे हुए है और वो इस नज़रों की तपिश को अच्छी तरह पहचानती थी क्योंकि शख्स कोई और नहीं बल्कि सिद्धार्थ आर्या था। मनीषा ने पूरा दिन इसी उधेड़-बुने में बिताया था। उसके दिल में एक अजीब सा बोझ था, लेकिन उसने एक फैसला कर लिया था। आज वो इस बोझ को उतार फेंकेगी। वो सिद्धार्थ से अपनी तलाक की मांग करके इस रिश्ते का अंत कर देगी जो पूरे 2 साल से उसके लिए एक बेड़ी बन गया था। जब उसे सिद्धार्थ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी वो गायब था और अब इस रिश्ते को और खींचना बेकार था। जैसे ही ऑफिस की टाइमिंग ख़त्म हुई सभी लोग अपने घर जाने लगे। मनीषा ने दिल को मजबूत किया और सीधे सिद्धार्थ के केबिन की ओर बढ़ गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं, हाथ बुरी तरह कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभाला। उसने दरवाजे पर हल्की दस्तक दी और अंदर चली गई। सिद्धार्थ अपने केबिन में था, शायद घर जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन मनीषा को देखकर एकदम ठहर गया। उसकी नज़रों में हल्की हैरानी और दिलचस्पी झलक रही थी। मनीषा धीरे धीरे उसकी टेबल के पास पहुंची। उसका सिर झुका हुआ था, आवाज़ धीमी और संयत थी। सर, ऑफिस की टाइमिंग ख़त्म हो गई है और मुझे आपसे एक पर्सनल बात करनी है। उसकी आवाज़ में हल्की सी थरथराहट थी, मगर उसने खुद को काबू में रखा। 2 साल जो मैंने तकलीफ में बिताए उसका हिसाब कोई नहीं चुका सकता, लेकिन खैर मैं शिकायत नहीं करूँगी। हमारा एक समझौता हुआ था कि 6 महीने बाद आप मुझे तलाक दे देंगे, लेकिन आप कहाँ चले गए? किसी को कुछ भी नहीं पता था। मैंने कई बार आर्या मेंशन जाकर पता किया, लेकिन वहाँ के नौकर यही कहते रहे कि आप विदेश चले गए हैं। उसकी आवाज़ में गहरी बेबसी थी। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मुझे तलाक दे दीजिए ताकि मैं भी अपनी ज़िंदगी शुरू कर सकूँ। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो पूरी तरह टूट चुकी थी। सिद्धार्थ के चेहरे पर पल भर में कई भाव उभरे। उसने मनीषा को पहली बार इंटरव्यू वाले दिन ही देखा था और तब भी वो उसे देखता ही रह गया था। 2 सालों में उसने खुद को जिस तरह संवार लिया था, उसे देखकर सिद्धार्थ को एहसास हुआ ये लड़की जो उसकी पत्नी है असल में कितनी खूबसूरत है। वो हल्के से मुस्कुराया और सहजता से बोला, तो मुझे क्या मिलेगा? वो ठंडे लहजे में बोला, चलो मैं तुम्हें तलाक दे देता हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। एक काम करते हैं,
मुझे बस एक रात दे दो, फिर तुम्हारी तलाक हो जाएगी और तुम आराम से अपनी ज़िंदगी जी लेना। और वैसे भी तुम मेरी पत्नी हो, इतना तो मेरा तुम पर हक बनता है। सिद्धार्थ की आंखों में मदहोशी और शरारत के रंग उभरने लगे थे। वो उसे सर से लेकर पैर तक बड़ी गहरी नज़रों से देख रहा था, जबकि मनीषा ने नम आंखों से उसे देखा और उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ गई। तुम बेहद घटिया इंसान हो। तुमने पूरे 2 साल तक मुझे अपने नाम पर बिठाए रखा। इन 2 सालों में मैंने क्या कुछ नहीं सहा, और अब तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। मेरा इस्तेमाल करके उसके बाद मुझे तलाक देना चाहते हो। ईश्वर तुम्हें कभी माफ़ नहीं करेगा। जिस तरह तुमने मेरे साथ किया, जो गंदी ख्वाहिश तुम अपने दिल में पाल रहे हो, मैं उसे कभी पूरा नहीं करूँगी। ये कहते ही वो गुस्से से दरवाजे की ओर मुड़ी। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, सिद्धार्थ ने तेजी से आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और खींचकर अपने सामने खड़ा कर लिया। वो गुस्से और डर के मेरे जुले भाव से कड़क आवाज़ में बोली, मेरा हाथ छोड़ो वरना मैं शोर मचा दूंगी। उसकी आवाज़ में मजबूती थी, लेकिन अंदर से वो कांप रही थी। सिद्धार्थ ने एक पल के लिए चुप्पी साधी, फिर हल्की सी मुस्कुराहट के साथ आगे बढ़ा और उसकी कमर पकड़कर अपने करीब खींच लिया। पूरा ऑफिस खाली है, मिसेज आर्या। उसका लहजा धीमा मगर शरारती था। मनीषा ने अपनी डरी हुई आंखों से उसे देखा। ये वही इंसान था जिसे उसने कभी अपना मसीहा समझा था, लेकिन आज वो उसकी हदें पार करने पर उतारू था। मुझे छोड़ दीजिए। क्या आपको समझ नहीं आ रहा? मैं यहाँ सिर्फ तलाक लेने के लिए आई थी और आप मुझसे कुछ और ही मांग रहे हैं। मनीषा ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर सिद्धार्थ ने उसकी पकड़ और मजबूत कर दी। वो धीमी आवाज़ में बोला, मेरी प्यारी पत्नी, तुमसे दूर रहना बहुत मुश्किल है, और रही तलाक की बात तो उसे भूल जाओ। अब तुम सिर्फ मेरी हो। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपना बनाने के लिए तुम्हारे घर आऊँगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जिसने मनीषा के अंदर बेचैनी की लहर दौड़ा दी। जहाँ तक मेरे गायब होने की बात थी, वो थोड़ा झुककर उसके कान में फुसफुसाया, तो सुहागरात पर तुम्हें असली हकीकत का पता चलेगा। उसका लहजा ठंडा और रहस्यमयी था। इतना कहकर सिद्धार्थ ने अपने होंठ उसके माथे पर रख दिए थे और मनीषा अपनी जगह जमी खड़ी रह गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो पूरी तरह लाचार थी। खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी। उसके होंठों का स्पर्श अपने माथे पर पाते ही मनीषा के पूरे बदन में एक लहर सी दौड़ गई थी। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी लंबी घनी पलकों ने उसके चेहरे पर साया किया था और सिद्धार्थ उन पलकों की खूबसूरती में मदहोश हो उठा था। उसने एक एक करके दोनों आंखों पर अपने लब रखे थे। सिद्धार्थ की गर्म सांसें मनीषा के चेहरे पर पड़ रही थी। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि पसलियां तोड़कर बाहर आ जाएगा। वो सिद्धार्थ को खुद के करीब आने से रोकना चाहती थी, लेकिन न जाने कौन सी शक्ति थी कि वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। जैसे सिद्धार्थ ने उसे अपने वश में कर लिया हो। और जब मनीषा को अपने होठों पर सिद्धार्थ के नरम नाजुक होठों का स्पर्श महसूस हुआ, तो उसने पट से अपनी आंखें खोल दी थीं, जबकि वो तो अगले ही पल उसके होठों पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुका था। वो ऐसे टूट कर उस पर बरसा जैसे न जाने कब का प्यासा था, और उसका ये रूप देखकर मनीषा लेकिन सिद्धार्थ पूरी तरह अपने मन को सुकून देने के बाद ही उससे पीछे हुआ था। गहरी सांस लेते हुए आंखों में शरारती रंग भरे वो मनीषा को देख रहा था। उसने अपने दोनों हाथों से सिद्धार्थ को पीछे करने की कोशिश की। हटो मेरे रास्ते से, आप बहुत गंदे हो, मुझे आपसे बात नहीं करनी। जबकि सिद्धार्थ ने उसे और भी करीब किया था। माय डियर वाइफ, तुम्हारी संगत ने मेरे जज्बातों में आग लगा दी है। क्या इरादा है? बात की बाद में देखी जाएगी, क्यों न सुहागरात अभी और इसी वक्त। ये कहते कहते उसने अपनी एक आंख दबाते हुए बात अधूरी छोड़ दी थी, जबकि मनीषा का चेहरा शर्म और गुस्से से लाल पड़ा था। जस्ट शट अप, सोचना भी मत कि तुम मेरे साथ कोई रिश्ता बना सकते हो। उसने उंगली उठाकर सिद्धार्थ को वार्न किया था, जबकि सिद्धार्थ ने उसकी नाजुक सी उंगली अपनी मुट्ठी में दबोचते हुए अपने होठों से लगाई थी। वैसे तो मेरी तरफ उठने वाली हर उंगली को मैं झुकाना अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन ये उंगली मेरी प्यारी सी पत्नी की है, तो मैं तुम्हारी ये गलती माफ़ करता हूँ। ये कहते कहते उसने मनीषा की उंगली को चूम लिया था। उसने एक झटके से अपना हाथ सिद्धार्थ के हाथों से छुड़ाया। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ, लेकिन तैयार रहना, कल मैं तुम्हें लेने आऊँगा। वो धीरे से पीछे हटा, अपने कोट को सीधा किया और चुपचाप दफ्तर से बाहर निकल गया। और मनीषा वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसके कदमों को जमीन ने जकड़ लिया हो। दिल की धड़कनें तेज थीं, दिमाग सोचने समझने की क्षमता खो चुका था। उसे अब तक अपने आप से सिद्धार्थ आर्या की खुशबू महसूस हो रही थी। बेखुदी में उसने अपने हाथों की उंगलियों से अपने होठों को छुआ था,
जहां पर सिद्धार्थ आर्या के होठों का स्पर्श अब तक महक रहा था। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, मगर वो जानती थी ये इंसान जो कहता है वो करके ही दम लेता है। जिस तरह उसने शादी की थी वैसे ही वो उसे अपना भी बना लेगा। मगर वो इस समय बिल्कुल भी इस हालात में नहीं थी कि इस इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे। लेकिन उसे यह एहसास नहीं था कि अगली सुबह उसके लिए कितनी रोशनी लेकर आने वाली थी, उसकी ज़िंदगी किस तरह से बदलने वाली थी। वो अपने आप को संभालते हुए ऑफिस से बाहर आई, क्योंकि सिद्धार्थ आर्या लगातार उसे बाहर आने के लिए अपनी गाड़ी का हॉर्न बजा रहा था। वो चुपचाप पीछे आकर गाड़ी का दरवाज़ा खोलने लगी तो उसे तुरंत सिद्धार्थ की आवाज़ सुनाई दी। तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, पति हूँ तुम्हारा, मेरे बराबर आकर बैठो। और न चाहते हुए भी वो उसके बराबर वाली सीट पर आकर बैठ गई थी। सिद्धार्थ ने प्यार भरी नज़र उस पर डाली थी और एक झटके से गाड़ी स्टार्ट कर दी। पूरे रास्ते उन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी और इस बात पर मनीषा ने सुख का सांस लिया था। उसे दरवाजे पर छोड़कर सिद्धार्थ आर्या जन से अपनी गाड़ी उड़ा ले गया था और वो कितनी ही देर तक उड़ती हुई धूल को अपनी आंखों से देखती रही। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मनीषा की भाभी दरवाजे की ओर बढ़ गई और जैसे ही दरवाज़ा खोला, सामने एक लंबी सी गाड़ी खड़ी थी और उसके पास ही सिद्धार्थ आर्या अपने खास रौबदार अंदाज में खड़ा था। मनीषा की भाभी के चेहरे पर हैरानी साफ उभर आई थी। जी आप? वो चौंक कर बोली। सिद्धार्थ ने गंभीर लहजे में जवाब दिया। जी मैं सिद्धार्थ आर्या, मनीषा का पति, और आज मनीषा को विदा कराने आया हूँ। ये सुनकर मनीषा की भाभी के चेहरे पर एक पल के लिए असमंजस के भाव आए, मगर फिर अचानक ही एक मुस्कान दौड़ गई। जी जी आइए, अंदर आइए। उन्होंने दरवाज़ा पूरा खोल दिया। मनीषा जो किचन में नाश्ता बना रही थी, आवाज़ें सुनकर बाहर आई और सिद्धार्थ को देखकर जैसे सन रह गई। उसकी आंखों में हैरानी और गुस्से का मिला जुला एहसास था। उसके भाई ने भी जल्दी से अपने कमरे से बाहर आकर देखा और सिद्धार्थ को देखकर वो भी चौंक गया था। आप यहाँ कैसे? मनीषा के भाई ने हैरान होकर पूछा। सिद्धार्थ ने ठहरते हुए जवाब दिया, मैं अपनी पत्नी को लेने आया हूँ विदाई के लिए। ये सुनकर कमरे में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। मनीषा का भाई सोच में पड़ गया। वो जानता था कि सिद्धार्थ जैसा इंसान ना सुनना पसंद नहीं करेगा, और वैसे भी अगर सिद्धार्थ आर्या तलाक की बजाय उसकी बहन को विदा कराकर ले जाए तो ये तो और भी अच्छी बात थी। भले सिद्धार्थ आर्या को कौन नहीं जानता था, इतना अच्छा रिश्ता तो उन्हें कभी मिल ही नहीं सकता था। लेकिन इतनी जल्दी विदाई की मांग? वो झिझकते हुए बोला, हम विदाई के लिए तैयार हैं, लेकिन थोड़ी तैयारी तो करनी होगी। आप जानते हैं ये एक बड़ा मौका होता है। सिद्धार्थ ने एक कदम आगे बढ़ाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी सख्ती थी। मैंने कहा है कि मुझे अभी विदाई चाहिए, कोई तैयारी की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी पत्नी को ले जाने आया हूँ। ये सुनकर मनीषा की भाभी ने जल्दी से बीच बचाव किया। अरे आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सिद्धार्थ जी खुद आकर कह रहे हैं तो हमें खुशी खुशी विदाई कर देनी चाहिए। इतनी बड़ी शख्सियत हमारे घर आई है, हमें इनकार नहीं करना चाहिए। मनीषा जो एक कोने में खड़ी सब सुन रही थी, बेबसी से अपने भाई की ओर देखने लगी। उसकी आंखों में बेचैनी थी। पता नहीं क्यों उसका दिल घबरा रहा था। इतनी जल्दी शायद उस रिश्ते को शुरू करने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। उसने तो हमेशा इस रिश्ते के ख़त्म होने के बारे में ही सोचा था, मगर वो जानती थी कि अब कुछ नहीं हो सकता। उसके भाई ने गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हम विदाई कर देते हैं। सिद्धार्थ ने संतोष से सर हिलाया और मनीषा की ओर देखा। चलो हम निकल रहे हैं। मनीषा बस उसे देखती रह गई। एक ही पल में उसने पूरी बाजी पलट दी थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इंसान घर तक आ सकता है, और वो अपने भाई और भाभी के सामने इतनी बेबस थी कि उन्हें मना भी नहीं कर पाई। हाँ, मनीषा की भाभी आगे बढ़ी थी। उनके शब्दों में चापलूसी उभर आई थी। अरे दामाद जी, इतनी जल्दी क्या है? जब विदा कराकर ले ही जा रहे हैं तो कम से कम मैं अपनी प्यारी सी ननद को दुल्हन तो बना दूं। और ये तो हर लड़की का सपना होता है कि वो दुल्हन बनकर विदा हो। जबकि सिद्धार्थ आर्या ने एक नज़र भाभी को देखा था और फिर दूसरी नज़र मनीषा पर डाली। मेरी पत्नी को दुल्हन बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो बिना दुल्हन के जोड़े में ही दुल्हन से कम नहीं लगती। उसकी आंखों में मनीषा के लिए तारीफ के रंग थे। अपनी बात कहते हुए सिद्धार्थ ने उसका हाथ थामा और बाहर ले गया। गाड़ी में बैठते हुए मनीषा के दिल में एक तूफान सा उमड़ रहा था। वो जानती थी ये ज़बरदस्ती की विदाई है, मगर उसके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। जैसे ही गाड़ी का दरवाज़ा बंद हुआ, सिद्धार्थ ने एक नज़र मनीषा पर डाली और मुस्कुराते हुए बोला, अब तुम मेरी हो, हमेशा के लिए। मनीषा ने खिड़की से बाहर देखते हुए आंखें बंद कर लीं
और मन ही मन गुस्से से बड़बड़ाते हुए बोली, आखिर अपने आप को समझता क्या है? पहले मुझसे शादी की, तलाक का वादा किया, लेकिन 2 साल के लिए छोड़कर चला गया और जब अचानक लौट कर आया तो बिना खबर किए एकदम विदा कराकर ले जा रहा है, सन की कहीं का। मेंशन पहुंचकर सिद्धार्थ ने मनीषा को वहां के विशाल लॉन्ज में ले जाकर सोफे पर बिठाया और फिर अचानक खुद उसके कदमों में बैठ गया। मनीषा हैरानी से उसे अपने पैरों के पास बैठा देख रही थी। सिद्धार्थ ने उसके चेहरे की ओर देखा और नरम लहजे में बोला, मनीषा, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी है। मैं चाहता था कि तुमसे शादी करने के 6 महीने बाद तुम्हें छोड़ दूँ। मुझे मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएगा, क्योंकि मुझे उस वक्त मैरिज सर्टिफिकेट की सख्त ज़रूरत थी। दादाजी की वसीयत थी कि जब मेरी शादी हो जाएगी उसके बाद ही वो अपनी जायदाद मेरे नाम करेंगे, और इसीलिए मैंने तुमसे 6 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पर शादी की थी, क्योंकि मुझे सिर्फ अपने दादा की संपत्ति चाहिए थी। लेकिन जिस दिन तुम्हारे पापा का ऑपरेशन था उसी दिन मुझे खबर मिली कि मेरी माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वे अमेरिका में रहती थी और मैं उसी रात वहाँ चला गया। उसकी आवाज़ में शर्मिंदगी और अफसोस झलक रहा था। मैं वहाँ अपनी माँ की देखभाल में इतना व्यस्त हो गया कि हिंदुस्तान की ज़िंदगी को भूल ही गया। मेरा बिजनेस मेरे कर्मचारी और मेरा पार्टनर संभाल रहे थे और मैं अपनी माँ का बिजनेस देख रहा था। 3 महीने पहले ही मेरी माँ का निधन हो गया और तभी मैंने अपना पूरा बिजनेस हिंदुस्तान में शिफ्ट करने के बारे में सोचा। सिद्धार्थ की आंखों में नरमी आ गई। जब मैं हिंदुस्तान आया था तो मेरा भगवान जानता है कि मुझे तुम्हारी याद बहुत आई थी और मैंने सोच लिया था कि तुम्हें तलाश करके तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लूँगा। लेकिन देखो, भगवान ने हमें खुद ही मिला दिया। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे अपने वादे पर खरा उतरना चाहिए था, लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। और मनीषा चुपचाप सुन रही थी। उसकी आंखों में हैरानी और कोमलता का मिश्रण था। सिद्धार्थ ने उसका हाथ थाम लिया। आज मैं तुम्हारे सामने सिर्फ एक पति के रूप में बैठा हूँ, क्योंकि अब मुझे तुमसे सच्चा प्यार हो गया है। मनीषा, मैं तुम्हें दुनिया की हर खुशी देना चाहता हूँ। वादा करता हूँ कि तुम्हें कभी दोबारा दुखी नहीं करूँगा। मनीषा काफ़ी देर तक बस उसे देखती रही। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी कैसे बदल सकता है। वो जो दिन रात सिर्फ ताने सुना करती थी, अब उसकी ज़िंदगी में कोई इतना प्यार करने वाला शख्स अचानक से आ सकता है। शायद इसकी ईमानदारी और समर्पण का फल था, जो उसने पूरे 2 साल तक इस इंसान के नाम बैठकर निष्ठा से गुजारे थे। उसने हल्के से सिर हिलाया, जो इस बात का इशारा था कि वो उसके साथ एक नई जिंदगी शुरू करने के लिए तैयार है। सिद्धार्थ ने भी मुस्कुराते हुए उसके हाथ थाम लिए थे और वे दोनों नई जिंदगी की ओर बढ़ गए थे। प्यार और माफ़ी का रास्ता हमेशा दिलों को जोड़ता है। अतीत की गलतियां इंसान को बदल सकती हैं, लेकिन सच्चा प्यार और नेक नियत सब कुछ बदलने की ताकत रखते हैं। हमें हमेशा दूसरों को दूसरा मौका जरूर देना चाहिए, क्योंकि कई बार वही दूसरा मौका खुशियों का नया दरवाज़ा खोलता है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं दोस्तों अगली कहानी में।